हेलो एवरीवन। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के ई लेक्चर की सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम प्रोविडेंट फंड के बारे में ही बात करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करी थी। उसमें मैंने बताया था कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है और कौन कौन से टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। और अगर मैंने बताया था कि 3 टाइप के हम लेके चलते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो उसमें मैंने बताया था अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, और अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो उसका क्या क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, या फिर उस पे जो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। और साथ ही अगर वो रिटायरमेंट के टाइम जो लमसम पेमेंट उसको एम्प्लॉय को मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैंने बताया था अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो सिंपली पहले उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, ग्रोस सैलरी के रूप में वो आएगा, मतलब सैलरी का पार्ट माना जाएगा। और बाद में उसको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसका पैसा जा रहा है तो भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब उसके द्वारा जो भी अमाउंट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया गया है उसका वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा, उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करी थी अपन ने। उसमें मैंने बताया था कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में तो वो टोटली एग्जम्प्ट होता है। और अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में करता है तो अप टू 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है, इससे ज़्यादा टैक्सेबल हो जाएगा। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में बताया था जब रिटायरमेंट होगा उस टाइम वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट की बात करी थी। जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, जो भी फंड में हमारा पैसा गया है वो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हुआ है उसको इन्वेस्ट किया जाता है और उस पे हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है। उस इंटरेस्ट अमाउंट का क्या होता है, उस इंटरेस्ट अमाउंट में अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में देखते हैं तो टोटली एग्जम्प्ट होता है, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में अप टू 9.5% तक एग्जम्प्ट होगा, और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। इससे नेक्स्ट अनरिकॉग्नाइज फंड के केस में होता है कि जो भी पैसा इंटरेस्ट के रूप में क्रेडिट हो रहा है वो रिटायरमेंट के टाइम टैक्सेबल होगा। लास्ट आता है रिटायरमेंट के टाइम क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वैधानिक भविष्य निधि से आपको पैसा मिल रहा है तो वो टोटली एग्जम्प्ट होता है, और रिकॉग्नाइज फंड से मिल रहा है, प्रमाणित जो भविष्य निधि से मिल रहा है, और उसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि अगर कर्मचारी ने 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिया हो कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, तब ही वो अगर वो पैसा मिलता है तो एग्जम्प्ट होगा, और 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट नहीं किया है तो टैक्सेबल हो जाएगा कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। अन्य परिस्थितियों में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में टैक्सेबल होगा अमाउंट, इसमें ये है जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था वो ऑलरेडी उसकी सैलरी में ऐड होकर टैक्सेबल हो चुका है क्योंकि उसको डिडक्शन नहीं मिला था। उस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाके टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा। इन सब के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी थी और अच्छे से समझाया था। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जो दिया गया है, श्री शशीन मेहता इज एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी एट मुंबई। एक शशीन मेहता हैं, उन्होंने एक एम्प्लॉय हैं वो मुंबई में एक कंपनी में। ही इज गेटिंग बेसिक पे ऑफ ₹8,000 पर मंथ। उनको बेसिक पे मिल रहा है, मूल वेतन है वो है 8,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता है 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है वो 1800 पर मंथ मिल रहा है, और बोनस जो मिल रहा है एट द रेट ऑफ ₹400 per month and 2% commission on sale. His salary amounting to ₹5 lakh during the previous year. Sorry, his salary. His sales salary नहीं है, sales है, sales amounted to ₹5 lakh during the previous year. He resides in own house. वो खुद के घर में रहता है, वो rented घर में नहीं रहता है। He contribute 15% of his salary and dearness allowance to a provident fund to which the company
कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट, तो कंपनी भी कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है, 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी में क्या लिया उन्होंने, बेसिक पे और डीए लिया है। जबकि मैंने बताया था कि 12% ऑफ सैलरी जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में लिया जाता है, उसमें सैलरी कौन कौन सी आएगी, बेसिक पे आएगा प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो वो, और आएगा कमीशन। कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बेस्ड है, तो सेल्स का फिक्स परसेंटेज के रूप में अगर कमीशन मिलता है तो कमीशन भी ऐड हो जाएगा, तीनों चीज ऐड होंगी। डीएनएस और उसमें बताया गया 15% ऑफ सैलरी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सैलरी में लिया गया है डीएनएस अलाउंस और सैलरी टू प्रोविडेंट फंड, और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹11,700 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट एट द रेट ऑफ 13% पर एनम। जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 13% पर एनम, जबकि उसमें बताया गया था कि 9.5% पर एनम तक तो एग्जेम्प्ट होता है, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। What will be his gross salary for the assessment year 2019-20 if the provident fund is statutory provident fund, recognized provident fund, unrecognized provident fund, and the amount of bonus and dearness allowance not paid by employer, and the amount of bonus and dearness allowance not paid by the employer। अब आपको थोड़ा सा जो बेसिक, मैंने जब पहली क्लास ली थी, बेसिक चीजों पे जाना पड़ेगा। उस केस में बताया गया था सैलरी हुआ, डियरनेस अलाउंस हुआ, ये सब ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो सकते हैं, चाहे वो रिसीव हुए हो या नहीं हुए हो। ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर बेस पर टैक्सेबल होते हैं, लेकिन बोनस एक ऐसी चीज है जो रिसिप्ट बेसिस पे ही टैक्सेबल होती है, वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। इसमें टेबल के रूप में बनाया गया है, क्योंकि हमें बताया है कि प्रोविडेंट फंड को एक बार स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड मानना है, एक बार रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मानना है, और एक बार अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मानना है। तो स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड आ गया फर्स्ट में, सेकंड आ गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और थर्ड आता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बेसिक पे सबके लिए टैक्सेबल होगा, ड्यू और रिसिप्ट विचेवर इज अर्लियर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसका बेसिक पे था 8,000 पर मंथ, 12 मंथ्स के हिसाब से देखते हैं तो उसका बेसिक पे हो गया 96,000 पर एनम। तीनों केस में सेम रहेगा। डियरनेस अलाउंस के लिए कहा गया है कि 1500 पर मंथ मिल रहा है इसको, तो 1500 पर मंथ के हिसाब से इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000, 18,000 और 18,000। थर्ड उसको बताया गया कि एचआरए मिल रहा है और बोनस मिल रहा है और कमीशन मिल रहा है। बोनस का मैंने बता दिया कि बोनस उसको अभी पेमेंट नहीं करा गया है, एम्प्लॉय को रिसीव नहीं हुआ है, और बोनस हमेशा रिसिप्ट बेसिस पे ही टैक्सेबल होता है, तो उसमें बोनस इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कमीशन ऑन सेल की बात करते हैं तो 2% कमीशन है ऑन सेल, और सेल का अमाउंट है अपना 5 लाख, तो 5 लाख का 2% हो गया 10,000। और नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के लिए आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है और रेंटेड हाउस में नहीं रह रहा है, और हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन एग्जम्पशन केवल तभी मिलता है जब आप किराए के घर में रह रहे हो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एचआरए कितना मिल रहा है आपको, एचआरए मिल रहा है 1800 पर मंथ, तो 21,600 आपका एचआरए हो गया। अब बात आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट होगा। इस केस के लिए बताया गया था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में तो टोटली एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कर रहा है तो अप टू 12% ऑफ सैलरी, सैलरी किसके लिए नहीं है, एम्प्लॉय की, वहां तक एग्जम्प्ट होगा, और उससे ज्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 15% ऑफ सैलरी उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सैलरी में लिए गए इसमें केवल दो कंपोनेंट, बेसिक पे और डीए। जबकि उस केस में जो प्रोविजन कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं कि आपको सैलरी में लेना है बेसिक पे, डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो, और कमीशन लेना है अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस है तो। इसमें फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस है तो कमीशन को इंक्लूड करेंगे, डीए को इंक्लूड करेंगे और अपने बेसिक पे को इंक्लूड करेंगे, उसका 12% तक का उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा, और बाकी का जो भी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अनरिकॉग्नाइज फंड के केस में ये जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो केवल रिटायरमेंट के टाइम टैक्सेबल होगा, इससे पहले टैक्सेबल नहीं होगा। इस केस में देखते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था कितना अपना,
ऊपर बताया गया है इसमें 15% ऑफ हिज सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। सैलरी है हमारी 96,000 और डियरनेस अलाउंस है हमारा 18,000। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,14,000। इसका 5% लेते हैं तो 5% लेना, कितना लेना है आपको, 15% लेना है, सॉरी 15% जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 17,100। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस चीज को। बेसिक पे है 96,000 और डियरनेस अलाउंस है 18,000, दोनों का टोटल किया आता है 1,14,000। उसका 15% क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ में, तो 15% हो गया 17,100। इसमें लेस करना है, लेस कौन सा अमाउंट करेंगे, जो कितना एग्जाम्प्ट हो रहा है अपना 12% ऑफ सैलरी। सैलरी में तीनों चीज ऐड करनी पड़ेगी और हमारे तीनों चीज ऐड करते हैं तो बेसिक पे हमारा है 96,000 और हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो है 18,000 और हमारे कमीशन कितना आ रहा है, इसमें कमीशन आ रहा है 10,000। इन तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर आता है 1,24,000। इसका 12% ले लिया जाएगा, 12% आ रहा है 14,880। इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमारा टैक्सेबल कितना होगा अमाउंट, 2,220 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्ट की बात आई थी। इंटरेस्ट में भी कहा गया था अगर स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड का केस है तो टोटली एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का केस है तो अप टू 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज फंड के केस में केवल रिटायरमेंट के टाइम टैक्सेबल होगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट दिया गया है वो दिया गया है 11,700, 11,700 और ये दिया गया है 13% पर एनम के हिसाब से। अगर 11,700 रुपये 13% पर एनम के हिसाब से है तो 9.5% पर एनम के हिसाब से कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो और बाकी का अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। 11,700 टोटल था, उसमें 9.5% के हिसाब से देखते हैं तो हमारा कितना एग्जम्पशन मिल सकता है, 8,550। तो हमारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 31,550। ये हमारी ग्रोस सैलरी आ गई और ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमें केवल सिंपली रूल ध्यान रखने हैं, रूल्स क्या कह रहे हैं उन प्रोविजंस को ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। यही सारे प्रोविजन मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। ऐसे ही एग्जाम्पल और आप सॉल्व कर सकते हैं उसे, अगर और प्रोविजन का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इनटू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अप्रमाणित भविष्य निधि का प्रमाणित भविष्य निधि में परिवर्तन। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बना रखा था, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड चल रहा था हमारा, उसको बाद में परिवर्तित कर दिया गया, कन्वर्जन कर दिया गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। इस केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में बात करते हैं। When an employer gets his unrecognized provident fund recognized by the Commissioner of Income Tax, such unrecognized provident fund from the date of recognition is deemed to be recognized provident fund। अगर जब कोई नियोक्ता, जब कोई हमारा एम्प्लॉयर है वो अप्रमाणित भविष्य निधि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आयकर आयुक्त से प्रमाणित करवा लेता है तो जो कर्मचारी के अप्रमाणित भविष्य निधि का खाते का शेष स्वतः प्रमाणित भविष्य निधि में प्रमाणित भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें बोला गया है अगर कोई एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर ने पहले अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड खोल रखा था, उसने उस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज करवा लेता है तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड उस डेट ऑफ रिकॉग्निजेशन से ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मान लिया जाएगा। और जिस दिन रिकॉग्नाइज होगा वो प्रोविडेंट फंड, जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बैलेंस था वो सारा उसमें जो भी पार्ट ट्रांसफर किया जाता है, ऑन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सम पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज ट्रांसफर्ड टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसने क्या किया, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड खोल रखा था, उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज करवा लिया, प्रमाणित करवा लिया, तो वो हमारा हो गया प्रमाणित भविष्य निधि, हो कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बन जाता है। उस फंड बन गया तो पहले से जो उसमें अमाउंट था वो अमाउंट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्रमाणित भविष्य निधि में ट्रांसफर करा जाता है, उस अमाउंट को ही ट्रांसफर्ड बैलेंस कहा जाता है। इस प्रकार जो अप्रमाणित भविष्य निधि से प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तांतरित हुई राशि को हस्तांतरित शेष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉयर है ए, उसने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड खोल रखा है अपने कर्मचारियों के लिए, बाद में उसने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से उसी
अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज करवा लिया, तो वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड चेंज होके बन गया हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। उससे जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो हमारा ट्रांसफर्ड बैलेंस या हस्तांतरण शेष कहलाएगा। अब टैक्स स्टेटमेंट क्या है? ओनली दैट पार्ट ऑफ ट्रांसफर बैलेंस इज टैक्सेबल which would have been taxable every year if the unrecognized fund had been recognized from the beginning। तो बैलेंस ट्रांसफर हुआ उसको ट्रांसफर्ड बैलेंस बोला गया। उस ट्रांसफर्ड बैलेंस का केवल वो पार्ट टैक्सेबल होगा जो अगर उस अनरिकॉग्नाइज फंड की जगह एक्चुअल में उस नियोक्ता ने उस रिकॉग्नाइज फंड ही खोला होता तो कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होता, वही अमाउंट अब टैक्सेबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि अगर शुरू से ही वो नियोक्ता रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड खोलता तो जो अमाउंट टैक्सेबल होता वो अमाउंट जिस ईयर में उस अकाउंट को रिकॉग्नाइज करवाया गया है उस ईयर में आके टैक्सेबल हो जाएगा। तो हस्तांतरित शेष का केवल वह भाग ही कर योग्य होता है जो इस अप्रमाणित भविष्य निधि को शुरू से ही प्रमाणित भविष्य निधि माने जाने की दशा में पिछले वर्षों में कर योग्य होता। अगर उसको मान लो शुरू से ही अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड खोलता तो जो जो अमाउंट टैक्सेबल होती वो अमाउंट अब इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे जब वो कन्वर्ट कर रहा है। तो द इनकम टैक्स ऑफिसर विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस अमाउंट। वो एवरी ईयर का कौन कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होने वाला था उसका कैलकुलेशन करेगा और उसको ऐड कर देगा। क्योंकि आपको बता दूं कि जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है मैंने पहले भी बताया है उसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है केवल रिटायरमेंट के टाइम टैक्सेबल होता है, उससे पहले टैक्सेबल नहीं होता है। तो मतलब उसने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड खोल रखा था, उसका अमाउंट उसके कर्मचारी के हैंड में टैक्सेबल हो नहीं रहा था और अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कर लिया है तो वो 12% और 9.5% वाली लिमिट आ जाएगी, उससे ज़्यादा टैक्सेबल हो जाएगा। तो सारे अमाउंट को ऐड करेगा और द अमाउंट सो कंप्यूटेड विल डीम टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। और जो अमाउंट आएगा टैक्सेबल होने वाला उसको ये मान लिया जाएगा कि वो अभी उसको कर्मचारी को रिसीव हुआ है। डीम टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड गेट रिकॉग्नाइज्ड। जिस ईयर में अनरिकॉग्नाइज से रिकॉग्नाइज बनना है उस ईयर में उसकी इनकम मान ली जाएगी। एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द सैलरी इन दैट प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में रिकॉग्नाइज हुआ है, जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, उसी ईयर की उस एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी। पिछले वर्षों की इस कर योग्य राशि को उस वर्ष की आय मान ली जाएगी जिस वर्ष में ऐसा परिवर्तन हुआ है। अब ये कौन सा अमाउंट है उसकी भी हम आगे बात कर लेते हैं। एक्सेप्ट द अफोर्सेड अमाउंट, इस अमाउंट को छोड़कर, कौन सा अमाउंट, ये जो टैक्सेबल अमाउंट निकाला है उस अमाउंट को छोड़कर द रिमाइंडर ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस शैल बी एग्जेम्प्ट। हम निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट हमारा टैक्सेबल होने वाला था अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता तो वो अमाउंट निकालने के बाद जो बचा हुआ पैसा जो होगा हमारा ट्रांसफर बैलेंस का वो तो सिंपल सी बात है एग्जेम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट नो रिफंड एंड एनी रिबेट विल बी गिवन टू एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द टैक्स पेड बाय हिम इन द पास्ट। अगर जो एग्जेम्प्ट अमाउंट का पोर्शन जो बच गया उस पे अगर एम्प्लॉय ने पहले कोई टैक्स पे किया है, कोई कुछ टैक्स पे किया है, उसकी कोई उसको रिबेट, कोई छूट, कोई रिफंड उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कुछ अमाउंट हमने निकाल लिया कि ये अमाउंट टैक्सेबल होने वाला था पहले, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता तो वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। और हटाने के बाद कुछ अमाउंट जो पोर्शन बच गया मतलब वो एग्जेम्प्ट है, तो उस एग्जेम्प्ट अमाउंट पे अगर पहले कर्मचारी ने कोई टैक्स पे किया है तो उसका रिफंड या रिबेट नहीं मिलेगी। अब बात आती है कौन सा पोर्शन टैक्सेबल होगा। तो इस केस में आपने देखा था इन केस दिस फंड इज टेकन एज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द बिगनिंग, अगर बिगनिंग से उसको प्रमाणित भविष्य निधि माना होता तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, देन द फॉलोइंग सम शैल बी टैक्सेबल होते। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ने बताया था कि एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय से ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा और 12% तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इस केस में भी यही होगा। अब अनरिकॉग्नाइज बन चुका है वो, तो हर साल ये देखा जाएगा कितना एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अगर 12% से ज़्यादा रहा है तो वो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट होगा और वो अमाउंट ऐड करके जिस ईयर में अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज हुआ उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे इंटरेस्ट के केस में एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 9.5% से ज़्यादा जो भी इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिंपली करना कुछ नहीं, आपको दोनों के प्रोविजन ध्यान रखने हैं और जो सारे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन है जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है उस ईयर कन्वर्जन में ही जो अमाउंट टैक्सेबल आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम
अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, अधिवार्षिकी निधि, और वो भी अप्रूव्ड अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, ये भी एक तरह से प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही होता है। इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है सुपर एन्युएशन अधिवार्षिकी, इस केस में क्या होगा, जब रिटायरमेंट होगा उसको एक मुश्त की जगह एन्युटी के रूप में एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ उसको मिलता रहेगा। द पर्पज ऑफ सुपर एन्युएशन फंड इज टू प्रोवाइड द एन्युटी टू द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट और एन्युटी आफ्टर रीचिंग ए डेफिनेट एज और एन्युटी टू द विडो चिल्ड्रन और डिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो जो सुपर एन्युएशन फंड है, अधिवार्षिकी निधि है, इस निधि में से कर्मचारियों को क्या होता है, जब ये क्या प्रोवाइड करता है, एन्युटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में एक एन्युटी प्रोवाइड करेगा, एक वार्षिकी, कुछ फिक्स अमाउंट हर साल उसको मिलेगा वो वार्षिकी रिटायरमेंट के बाद में, या फिर एक फिक्स एज प्राप्त करने के बाद में, या अगर एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो उस केस में उसकी विडो, उसकी वाइफ को, उनके बच्चों को या डिपेंडेंट को एक वार्षिकी एन्युटी का अमाउंट प्रोवाइड करता है। कौन सा, जो सुपर एन्युएशन फंड जो स्कीम है वो। तो इस निधि या कोष में से जो कर्मचारियों को निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर, या तो एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर, या अथवा सेवानिवृत्ति पर, अथवा कार्य करने के अयोग्य हो जाने पर, या फिर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था करता है। इसमें एन्युटी के भुगतान की व्यवस्था करता है सुपर एन्युएशन फंड। प्रोविडेंट फंड, सिंपल प्रोविडेंट फंड में तो क्या हो रहा था कि जब वो रिटायर हो रहा था उसको एक लमसम पेमेंट मिल रहा था। इसके लमसम पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसमें हर साल उसको एन्युटी मिलती रहेगी, वार्षिकी मिलती रहेगी, खुद को मिलती रहेगी या फिर उसके जो भी डिपेंडेंट है, विडो वगैरह, उनको मिलती रहेगी। अब बात आती है टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। टैक्स ट्रीटमेंट एज रिगार्ड टू कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंड पेमेंट फ्रॉम द फंड इज एज अंडर। अगर एम्प्लॉय खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C में। पहले तो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, उसके बाद में 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होते थे, जिस केस में जैसे ट्रीटमेंट होते थे उसी तरीके ट्रीटमेंट इसमें हो जाएगा, रिकॉग्नाइज या वो भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड था। अब बात आती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन केस में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द अप्रूव्ड एंड सुपर एन्युएशन फंड इज एग्जाम्प्ट अप टू 1,50,000 पर ईयर पर एम्प्लॉय। एक अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 तक का ही एग्जाम्प्ट होगा। अगर इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हर साल, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1.5 लाख की लिमिट ध्यान रखनी है आपको पर एम्प्लॉय पर ईयर। इफ द कंट्रीब्यूशन एक्सीड, अगर कंट्रीब्यूशन 1,50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो इंटरेस्ट मिलेगा एक्यूमुलेटिव बैलेंस पे वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, टैक्स से एग्जाम्प्ट है। पेमेंट फ्रॉम द फंड, जो पेमेंट मिलेगा आपको, एनी पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड शैल बी एग्जाम्प्ट, वो भी एग्जाम्प्ट होगा। तो टैक्स सुपरएनुएशन जो फंड स्कीम है, जो प्रोविडेंट फंड होता है, वो क्या होता है, ये एन्युटी प्रोवाइड करता है उसको रिटायरमेंट के बाद में या उसकी डेथ के बाद में डिपेंडेंट को, या निश्चित एज प्राप्त करने के बाद में। यही फर्क, उसमें लमसम पेमेंट मिलता है, इसमें वार्षिकी मिलती है। टैक्स ट्रीटमेंट में एम्प्लॉय खुद का कंट्रीब्यूशन तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो 1,50,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर तक एग्जाम्प्ट है, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट है, और जो आपको बाद में पेमेंट मिलेगा इसके नाम पे वो भी एग्जाम्प्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, जिसको बोला जाएगा गैर अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि। ठीक है, सुपरएनुएशन फंड। वेयर एनी एम्प्लॉय रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम द अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कोई अमाउंट रिसीव करता है, देन द एम्प्लॉय ऑन कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड देयरइन इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। द इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ द एम्प्लॉय रिसीव एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ हिज ऑन कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन, द एक्सेस अमाउंट शैल बी will be included in the income under the head salaries। तो आपने, अगर मैंने पढ़ा है तो आपने थोड़ा सा भी सुना हो, ध्यान दिया हो, तो ये जो टैक्स ट्रीटमेंट है, ये टैक्स ट्रीटमेंट सेम वैसा ही टैक्स ट्रीटमेंट है जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में था, अगर उसको अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम मिल रहा है तो। इस केस में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी सैलरी हेड में इंक्लूड हो रहा है, डिडक्शन उसको मिलेगा नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड होगा, तो वो अमाउंट ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, एम्प्लॉय खुद के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और खुद के कंट्रीब्यूशन और खुद के कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट के अलावा जो भी अमाउंट मिलता है
मतलब कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, वो अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरीज। सेम टैक्स ट्रीटमेंट है, इसको अलग से कुछ इसमें है नहीं, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में था। अब इससे आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम परक्यूजेट से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।